तो आज महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 और झारखंड में दूसरे फेज की 38 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें ज़्यादा गहमागहमी महाराष्ट्र में नजर आ रही है। वहां पर कल बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया गया था और बहुजन विकास अघाड़ी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। तो देर रात बीजेपी ने शरद पवार की बेटी और एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और कुछ लोगों के बीच बातचीत का एक कथित ऑडियो जारी किया, जिसमें बिटकॉइन से लेन देन के बारे में बात हो रही है। हालांकि दोनों गठबंधन इन आरोपों को गलत बता रहे हैं, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि दोनों गठबंधन में कितना कड़ा मुकाबला है। महाराष्ट्र में वोटिंग के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। दोनों गठबंधनों की तरफ से दूसरे पक्ष पर फर्जी वोटिंग करने के आरोप लगाए गए हैं। इन सब के बीच वोटिंग रफ्तार पकड़ रही है। मुंबई के बड़े बड़े सितारों, क्रिकेटरों, उद्योगपतियों और नेताओं के वोट डालने की तस्वीर सामने आ रही है। सबने मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की है। इसी तरह झारखंड में भी दूसरे दौर के मतदान में कड़ा संघर्ष दिख रहा है। इस दौर में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। दोनों तरफ से जोरदार जीत होने के दावे किए जा रहे हैं। इन दोनों राज्यों के अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। इनमें उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा 9 सीटें हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन मुस्लिम बहुल इलाकों में जानबूझकर वोट डालने से रोक रहा है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में झड़प की खबर आ रही है। अगले 1 घंटे तक हम इस हाई प्रोफाइल चुनाव और वोटिंग पैटर्न पर बातचीत करेंगे और इसमें हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं और 38 सीटें दूसरे चरण की, झारखंड की 38 सीटों पर आज विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में बाई इलेक्शन हो रहे हैं। तो लगातार हम इस पैटर्न पर बातचीत करते रहेंगे और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी जुड़ गए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मनीष शुक्ला भी जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अमित तिवारी जी, अमित जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अमित जी, बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले अवैध बिटकॉइन लेन देन का आरोप लगाकर सुप्रिया सूले और नाना पटोले, जो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं नाना पटोले जी, के वीडियो और ऑडियो क्लिप जारी किए हैं। कहीं ये चुनाव को प्रभावित करने वाले तो नहीं है? कहीं आपको ये कमज़ोर करने वाले तो नहीं है? कहीं ये महाविकास अघाड़ी को कमज़ोर करने वाले तो नहीं साबित होंगे? आलोक जी, सबसे पहले आज लोकतंत्र का ये महापर्व महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में चल रहा है। हमारी अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग निकल करके मतदान करें, जिससे राष्ट्र की जो शुचिता और गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादा है वो कायम रखी जा सके। यह एक, आलोक जी, ऐसा दौर है जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, समझिए, भारत किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पैसा बांट रहे हैं तावड़े जी। अरे भाई, इतनी शर्म और हया बची ही नहीं है। पुलिस महाराष्ट्र में भाजपा की है, चुनाव आयोग अनैतिक तौर पे भाजपा का है, लेकिन फिर भी 5 करोड़ की जो इस राशि को जिस होटल में बांटा जा रहा था, उसकी जब लास्ट में एफआईआर के समय लेन देन की जो प्रक्रिया हुई, उसमें 9 लाख रुपए बचा। आप समझिए इस बात को कि 5 करोड़ रुपए को कन्वर्ट करके मशीनरी के द्वारा 9 लाख रुपए कर दिए गए। लेकिन हम राजनीतिक गिरती हुई शुचिता के दौर में इनसे राजनीतिक उत्कृष्टता की अपेक्षा कभी करेंगे नहीं। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस धारावी की लड़ाई की बात की, जिसमें एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारा को एक्सपोज किया, जिसमें अडानी और अंबानी के साथ मिलकर के जो एक क्रिएशन किया गया है, एक प्रयोग किया गया है धारावी को बेच देने का, वो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे छत्तीसगढ़ की सरकार को गिराने के लिए और वहां पर आदिवासी जीवन और आदिवासी समाज को तहस नहस करने के लिए जिस प्रकार से हसदेव अरण्य क्षेत्र को अडानी के हाथों सौंपा गया,
वही प्रयोग इनका झारखंड में करना है और वही प्रयोग धारावी में करना है, क्योंकि धारावी पूरी सौंपनी है इनको, अडानी को। और यही हमारी सरकार थी जिसने ही तो भाई धारावी के लोगों के। अमित जी, जो आरोप विनोद तावड़े पर आप लगा रहे हैं ना, वही आरोप, वही सारी चीजें महाविकास आघाड़ी के नेताओं पर भी लगी हैं, और नाना पटोले जी तो आपके बड़े नेता हैं वहां पर। नहीं, देखिए, आरोप लगाना एक, हम तो कहते हैं कि जो लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, लोकतंत्र की संस्थाएं हैं, वो कार्रवाई करें, जांच करें। लेकिन हम इस बात को पूछना चाहते हैं कि मराठी अस्मिता को तार-तार करने वाले लोग इस बात को बताएं कि 5 करोड़ रुपए जो कल होटल में मौजूद था वो 9 लाख में कैसे कन्वर्ट हुआ। इस बात पर भी तो जवाब देना चाहिए ना। वो उन पर एफआईआर पैसे बांटने की नहीं हुई है, उन पर सिर्फ एफआईआर विनोद तावड़े पर इस बात को लेकर के हुई है कि वो चुनाव आयोग की प्रचार सीमा समाप्त होने के बाद वहां गए थे। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मशीनरी इनका, सिस्टम इनका। ठीक है अमित जी, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मनीष शुक्ला जी, वोटिंग से ठीक पहले 2 बड़े मामले महाराष्ट्र की राजनीति में सामने आए। पहला कैश कांड है। बीजेपी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, बड़े नाम हैं, उनको नाला सोपारा में पैसे बांटने का आरोप उन पर लगा, और क्या हंगामा हुल्लड़ हुआ वो सबने देखा, आपने भी देखा और पूरे देश ने देखा। इसके बाद दूसरा मामला बिटकॉइन कांड का आया। इस कांड में भी महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं के नाम आए, ऑडियो वीडियो क्लिप जारी की गई बीजेपी की तरफ से। नाम भी आपको सब पता ही है, सुप्रिया सुले, नाना पटोले जी। क्या ये दोनों मुद्दे, आज चूंकि मतदान का दिन है वहां पर, क्या ये दोनों मुद्दे मतदान प्रभावित करने वाले साबित हो सकते हैं? आलोक जी, निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक पलटवार था। जो कल जिस तरह से कैश कांड का खुलासा हुआ, जिस तरह से एक मीडिया पूरी वहां पे मैटर को हाईलाइट कर रही है, जिस तरह से भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े उसमें फंसे हुए नजर आए, उसके बाद में ये जो बिटकॉइन कांड आया है उसी का पलटवार है। जब राजनीति होती है, सियासत होती है, तो निश्चित रूप से आदमी अपना जो राजनीतिक दल है अपने अपने कार्ड जो है छिपा कर रखते हैं। लेकिन जहां तक जनता का प्रभाव है, हिंदुस्तान जैसे मतलब देश में भ्रष्टाचार एक बहुत अहम मुद्दा नहीं है। आप देखते होंगे हर चुनाव के पहले लगातार गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, कैश पकड़ा जाता है, शराब पकड़ी जाती है, लेकिन उसका चुनाव में कितना असर पड़ता है ये कहीं भी कोई भी सर्वे में बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं दिखाई जाती है। और यही यहाँ पर भी हो रहा है। ये केवल राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर पलटवार है। ये अपने अपने वोटरों को समझाने का एक तरीका है, चाहे वो कांग्रेस हो। नाना पटोले जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सुप्रिया सुले जो है वो बहुत बड़ी नेता हैं, एक तरह से राकापा की जो उत्तराधिकारी उनको माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जो है विनोद तावड़े जो हैं वो निश्चित रूप से उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा था कि भावी मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका एक नाम है, एक प्रमुख नाम है। उसके अलावा भी वो जो है राष्ट्रीय महासचिव हैं, लगातार वो संगठन से जुड़े हुए हैं। इस तरह की बैठकें चुनाव के पहले वो लगातार लेते रहे। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को फंसाकर इस चुनाव को जो है ये सेंट्रलाइज करने का मामला है, एक मुद्दे पे लाने का मामला है। अब जनता उससे कितनी प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दा भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा जो है इस समय जो है 3 लोग जो हैं राजनीतिक दल के रूप में कहिए या व्यक्ति की राजनीति के रूप में कहिए, तो वो चाहे एकनाथ शिंदे हो या उद्धव ठाकरे हो या फिर अजीत पवार हो, इन तीनों की राजनीति जो महाराष्ट्र में है वो इस समय दांव पर लगी हुई है। निश्चित रूप से चुनौती है। कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा नुकसान नहीं होने वाला है। भाजपा भी पिछले चुनाव में जिस तरह से थी उसी चुनाव के आधार पर लड़ रही, विदर्भ में है जैसे। तो मेन जो मुद्दा है वो यहाँ पर जनता की नजरों पे उद्धव ठाकरे हैं, एकनाथ शिंदे हैं और फिर ये आ गया अजीत पवार है। अब ये लोग कितना गेन करते हैं ये मतदान के बाद, ये जब मतगणना होगी तभी पता चलेगा। लेकिन मुख्य रूप से व्यक्तिगत लड़ाई है। भ्रष्टाचार की जगह आप अगर व्यक्ति विशेष के रूप में लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे राज ठाकरे एक समय बहुत बड़ा नाम थे, लेकिन धीरे धीरे उनका एक औहदा तो रहा, मीडिया में वो बने रहे, लेकिन जन समर्थन उनका घटता गया और वो एक तरह से अब हाशिए पर है। 1-2 सीटें उनकी महाराष्ट्र में आती है। वही हाल आज की तारीख में इन लोगों का भी होना है। जी ठीक है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से नवरत्न गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। नवरत्न गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है, लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी आप सुन भी रहे होंगे। विनोद तावड़े जी और कैश कांड के ठीक
थोड़ी देर बाद ही बिटकॉइन कांड जो आए, ये दो मुद्दे महाराष्ट्र की राजनीति को बेहद प्रभावित करने वाले दोनों मुद्दे हैं, क्योंकि दोनों ही कांड में महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए लोगों के ही नाम हैं। बीजेपी के बड़े नेता है राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी, उनके साथ क्या हुआ आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा। महायुति के लिए बड़ा झटका है नवरत्न जी। आलोक जी, जिस प्रकार से आपने अभी बता रहे हैं कि विनोद तावड़े जी के ऊपर, आप एक बात बताइए, अगर कहीं पर एक सार्वजनिक पार्टी रखी हो, उस पार्टी के अंदर में अगर कोई भाजपा के नेता को बुलाए और वहां पर अगर ये सब चीजें हो, और विपक्ष का काम है कि अपने पैसे को रख करके राजनीतिक सिद्ध करना, आपने देखा कि उस पर एफआईआर भी अगर लगी है तो विनोद तावड़े जी भाजपा के है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और जो कुछ पैसा है, जिस पैसे के बारे में बात की जा रही है उसके बारे में खुद तावड़े जी ने कहा कि ये पैसा अमुक पार्टी के व्यक्ति ने चुनाव आयोग को सामने नोटिस में देकर के उस पैसे को वहां पर भोजन की व्यवस्था, कई व्यवस्थाओं के नियमित मंगाया लेके आ रहे थे, और जो कहा जा रहा है कि उसको पैसे को बांटा गया, चुनाव में लोगों को देने के लिए पैसा खर्च किया गया, ये सब भ्रमित करने वाली बात की जा रही है। जैसे अभी अमित जी बता रहे थे, मैंने अभी अमित जी की बात को भी सुना। आप एक बात देखिए, जब इनके पास कोई बात नहीं होती, अमित जी ने अभी बोला कि विनोद तावड़े जी के बारे में बोला, आप बताइए कि नाना पटोले जी के बारे में भी आपके सामने आया कि बिटकॉइन के बारे में IAS ऑफिसर उनको एक टीम के अंदर में अगर किसी को काम करने के लिए लगाया गया, और उस काम के अंदर अगर उन्होंने बेईमानी कर उस पैसे को इकट्ठा करके और अपने ही अकाउंट से सारे पैसे साफ करके दूसरे के अकाउंट में उन्होंने जोड़ दिया, मर्ज कर दिया, ये तो सब इन लोगों की कलाकारी है। इस कलाकारी के निमित्त तो राहुल गांधी जाने जाते हैं, इनकी टीम जानी जाती है। आरोप किसी और के ऊपर लगा करके दूसरे के ऊपर रोटियां सेकना, ये इनका शुरू से काम रहा है। राज ठाकरे के बारे में कहा गया जिस प्रकार से कि आज बाला साहब ठाकरे जी होते तो उनका मन बहुत दुखी होता। आप बताइए कि जिस व्यक्ति ने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा, और उसी व्यक्ति के पार्टी का राज ठाकरे अगर जाकर के राहुल गांधी की गोद में बैठ जाए तो इससे हास्य पतक बात क्या हो सकती है। जी ठीक है, अमित तिवारी बार बार जवाब देना चाह रहे थे आपको, लेकिन बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा अमित जी। इस बात को बना रही है, अरे भाई आप बिटकॉइन के अकाउंट कैसे प्रूव करोगे जब आपकी ईडी 6 महीना जेल में हेमंत सोरेन को रखने के बाद भी एक पैसे का मनी ट्रेल नहीं प्रूव कर पाई है, एक पैसे का मनी ट्रेल। और फर्जी 6 महीने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने जेल में रखा है, क्यों? क्योंकि आपको वहां की सत्ता पर अडानी को कब्जा दिलाना और माइनिंग दिलाना है। दूसरी बात, विनोद तावड़े जी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, अदानी ने सारा काम भाजपा के समय में करना शुरू किया था 2000 के बाद भी व्यापार नहीं था, सारा व्यापार 2014 के बाद यार सुनिए ना नौसन जी, मैंने आपकी बात को सुना है। भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव मर्यादा को तार तार करता हुआ पैसा बांट रहा है लिफाफों में, आप उन पैसे को कलेक्शन बता रहे हो, किसी दूसरे का पैसा बता रहे हो, गड्डियां बांट रहा है। और भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, उस पर चुनाव आयोग 5 करोड़ को 9 लाख में बदल देता है, और इसके बाद भी चुनाव आयोग और पूरी एजेंसियां लगा दी जाती है उनके कैरियर को बचाने के लिए। ध्यान रखिए इस बात को, महाराष्ट्र की जनता इस बात को समझती है और जानती है कि आप जिस धारावी को अडानी के हवाले करना चाहते हैं, वो महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी को वोट करके बेहतरीन वोट करेगी। और देखेगा 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे। जी ठीक है, अभी विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा, आलोक जी, अगर विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा नहीं रहा तो ये लोग अडानी चिल्लाते हैं। आप एक बात बताइए कि आपने राजनीतिक वोटों सेट करने के उद्देश्य से 2014 से बाजी करना शुरू किया था, हर जगह ऑपरेशन लोटस चलाया, धन बल का प्रयोग किया। ठीक है नवरत्न जी और अमित जी, आपके पास आऊंगा, डॉक्टर सुनील के पास जाएंगे। डॉक्टर सुनील, पहले कैश कांड होता है और थोड़ी देर बाद ही बिटकॉइन कांड, उसकी भी ऑडियो वीडियो क्लिप जारी हो जाती है। क्या ये माना जाए कि महायुति का ये पलटवार है महाविकास आघाड़ी पर? निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव बहुत उथल पुथल का है। आलोक जी, आप देखिए कि इनके यहाँ हर पार्टी में, मतलब या भारतीय जनता पार्टी लीड गठबंधन हो या क्या नाम है कि ये शिवसेना और कांग्रेस वाला गठबंधन हो,
सबके यहाँ इतने विद्रोही पैदा हुए हैं, लगभग 80 कैंडिडेट, दोनों तरफ से 70 कैंडिडेट जो इनके विरोध में हैं। तो अंदर खाने की खबर बार बार बाहर आ रही है, बार बार ऐसा स्टिंग हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि मुझे तो लगता है कि मेरे देखे में अब तक का सबसे खराब चुनाव लड़ रहे हैं दोनों दल, दोनों गठबंधन। जी ठीक है, ठीक है जी, मैं ऑडिबल सुन जी पा रहे जी हैं मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक संजय राउत जी का भी बयान आया है डॉक्टर सुनील, उस पर भी आपसे एक बात कर लेते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विनोद तावड़े जी बीजेपी के बड़े नेता हैं और बीजेपी वालों ने साजिश करके उनको फंसवाया है उसमें। और डॉक्टर मनीष जी अभी कह रहे थे कि विनोद तावड़े जी वो फेस हैं जिनके बारे में ये भी चर्चा हो रही थी कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं आने वाले वक्त में। मैंने अभी आलोक जी यही बात कही कि दोनों तरफ से जो ये तमाम लोगों का टिकट कटा है, तमाम गुट बने हैं, उन गुटों का बहुत निरपेक्षता नहीं रह गई है, बहुत तरीके से साजिश चल रही है। एक दल के भीतर दल बना हुआ है और इसमें कहीं कोई मतलब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। संजय राउत जो कह रहे हैं, संजय राउत को आप जानते हैं कि लगातार इस तरह का वक्तव्य सीधे सपाट शब्दों में देने वाले व्यक्ति रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के दावेदार तो मैं नहीं मानता, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री के दावेदार थे ये तावड़े जी, लेकिन ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर का ही दूसरा खेमा उनके खिलाफ ये साजिश रचा और ये स्टिंग कराया गया होगा, हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है अमित तिवारी जी, ठीक है सुनील जी आपके पास आऊंगा। अमित तिवारी जी, आवाज को लेकर जो कंफ्यूजन है ना, जो ऑडियो वीडियो क्लिप पे आवाज को लेकर ये कहा जा रहा है महाविकास अघाड़ी की तरफ से कि सुप्रिया सुले की आवाज नहीं है, इन लोगों की आवाज़ नहीं है, फलाने लोगों की आवाज़ नहीं, उसको लेकर वहाँ के डिप्टी सीएम अजीत पवार उन्होंने पुष्टि किया और ये कहा है कि मेरी बहन है, मुझे आवाज़ सुनकर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सुप्रिया सुले की ही आवाज़ है। डिप्टी सीएम, उनके परिवार के सदस्य, उनके सगे चचेरे भाई हैं, उन्होंने भी पुष्टि कर दी है कि ये आवाज़ सुप्रिया सुले की ही है। आप कितना विश्वसनीय मानते हैं अजीत पवार जी को परिवार के बारे में? एक परिवार, वही तो परिवार जो पूरी पार्टी तोड़ करके ले गया, जो पूरे विधायक तोड़ करके ले गए, क्या बात करते हैं? वही अजीत पवार जी जो अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, तो आप राजनीतिक विरोधियों से अगर पूछेंगे तो कौन, देखिए विनोद तावड़े जी कल पैसा बांट रहे थे, ये जग जाहिर है, आप सबके कैमरे वहां पर पहुंचे हैं, आप सबने दिखाया है। बात नहीं बिटकॉइन से पैसा बांटने की, स्विस बैंक से पैसा आने की, ये जांच के विषय और जांच दुनिया जानती है कि मनी ट्रेल के मामले में हेमंत सोरेन जी को 6 महीना एक सिटिंग मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार करके 6 महीना जेल रखी भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सीडी और सीबीआई, और एक भी मनी ट्रेल प्रूफ नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट से लताड़ने के बाद में इन्हें जमानत मिली है। ये बेशरम एजेंसियां जिस प्रकार से प्रयोग की जा रही हैं, हथगंडे की तरह प्रयोग की जा रही हैं, उनसे सिद्ध क्या होता है? कल मीडिया का हर एक वर्ग, देश के हर एक संभ्रांत नागरिक ने देखा कि किस प्रकार से चुनाव आयोग के निर्देशों को तार तार करके 5 करोड़ रुपए का स्टिंग ऑपरेशन किया गया, वो भी ऑन कैमरा। और विनोद तावड़े जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो पैसा बांट रहे हैं। ठीक है, ये बात हम लोग कर ही चुके हैं। 500, 1000, 2500 और 50,000 की गड्डियां रखी जा रही हैं, और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी वाले, होता क्या है कि डिफेंड करने की हिम्मत कर पाते हैं। ये उनकी सत्ता की धमक है, जो उनकी एजेंसियां हैं वो 5 करोड़ को 9 लाख में कन्वर्ट कर देती हैं, ये उनका कलाकारी है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता द्विवेदी जी इस बात को बहुत बखूबी जानती है कि उनके रोजगार छीने गए हैं, उनके रोजगार को गुजरात शिफ्ट किया गया है। मुद्दे यही है, महंगाई का मुद्दा है, धारावी अडानी को देने का जो प्लान है वो कतई सक्सेस नहीं होने देगी जनता वहां की। दूसरी बात है, जो भ्रष्टाचार जिस प्रकार से वहां फैलाया गया है, महाराष्ट्र की में विकास की मतलब महाराष्ट्र में का गौरव शिवाजी महाराज की प्रतिमा तक में, जिसका अनावरण खुद साहब ने किया था, बड़े साहब ने, जो मैदान छोड़कर 4 दिन पहले भाग चुके हैं, विदेश चले गए हैं, उन्होंने रिमोट दबा करके किया था उद्घाटन। 34 करोड़ रुपए की लागत से बनी शिवाजी की प्रतिमा को 34 लाख में बना के खड़ा किया, और एक आंधी भी वो प्रतिमा नहीं झेल पाई और उन्हें माफी मांगना पड़ा, टूट गई। ये भ्रष्टाचार का प्रतीक महाराष्ट्र को जो बनाया है, महाराष्ट्र की जनता इस पर ठीक है बिल्कुल नवरत्न जी, ठीक है अमित आपके पास आऊंगा। नवरत्न जी, अभी हम लोग संजय राउत जी की बात कर रहे थे। संजय राउत शिवसेना यूबीटी के बड़े नेता हैं और उन्होंने ये कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे नारे पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा है कि पैसा बांटेंगे तो ही जीतेंगे।
और ये भी कहा उन्होंने, अभी हमने वही डॉक्टर सुनील से भी सवाल किया था कि उन्होंने ये भी कहा है कि विनोद तावड़े के खिलाफ बीजेपी ने ही ये साजिश की है। आलोक जी, आप एक बात बताइए, संजय राउत जी की आप इस बात को गंभीरता से लेते हैं? उनकी पार्टी में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको खुद हास्य पदक बना करके सूली पे लटका दिया जाता है। आप अभी अमित तिवारी जी कह रहे थे अदानी अंबानी ने 2014 के बाद ही सारे व्यापार शुरू किए, मुझे तो ऐसा लगता है। आप खुद बताइए 2014 से पहले तो वो लोग काम कर ही नहीं रहे थे, हाथ पे हाथ रख के बैठे थे। जितने भी लोन अप्रूव किए वो इनकी यूपीए सरकार ने सरकार के समय पर किए। जो रिमोट के प्रधानमंत्री थे, रिमोट से प्रधानमंत्री जो चलते थे कार्टून की तरह, उनके प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर सारे लोन्स वगैरह किए। अब ये बोलते हैं कि वो मोदी सरकार ने की। मुझे तो कभी कभी बड़ी हास्यपदक बातें लगती हैं कांग्रेसियों की, इस यूपीए वालों की, कि ये सोच कैसे लेते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप खुद बताइए, संजय राउत की बात ने आप संजय राउत के बारे में आपने बताया कि उन्होंने विनोद तावड़े जी को पैसे बांटते हुए देखा, या लोगों ने बताया कि वो पैसे बांट रहे हैं। इतना बड़ा नेता के बांटेंगे तो जीतेंगे, बांटेंगे पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे। ये पैसा बांटेंगे। आप अभी तभी तो वो अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए। आप एक बात बताइए, उनके घर में इसीलिए तो कलेश हो रही है, अपने खुद से कार्यकर्ताओं से पत्थर फिंगवाते हैं और बोलते हैं कि भाजपा के लोगों ने पत्थर फेंके। तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। नहीं, ईमानदारी से बताओ, कल विनोद तावड़े पैसा बांट रहे थे ना, राहुल गांधी जी भी दिखाई दे रहे थे ना, बताओ ना, नौरतन जी पैसा बांट खड़े थे पैसे लेने, विनोद तावड़े जी पैसा नहीं, तो सारे पैसे पकड़े थे, सारी गड्डियां बताओ ना, बांट रहे थे कि नहीं बांट रहे थे, बताओ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इतने बड़े पद के लीडर, कल पैसा होटल में बांट रहे थे, ये छापा भरा जा रहा था। आप तो बहुत मजा आ रहा है आपको इन चीजों को सोचने में। मुझे तो बहुत ताज्जुब लगता है कि कैसे मजाक कर सकता हूं मैं, इतनी गिर चुकी है। अरे हम कह रहे मानसिकता आपकी पैसा बांटने वाली है तो बांटो, कोई भी आरोप करने के लिए आरोप नहीं लगा रहा, कोई प्रूफ है, स्टिंग ऑपरेशन है, पैसा बांटा जा रहा है, कल की डेट है, आवाज को आवाज नहीं लगा। कमाल की बात, क्या बात करते हैं? अब बताओ ना, इसमें कैसे मजाक है? ने बताया कि हाँ ये इन्हीं की आवाज है, फिर भी अजीत पवार जी किसके साथ है? अजीत पवार जी मलाई काटने कहाँ है? अजीत पवार जी को पिछले विधानसभा चुनाव में साहब कहते थे मोदी जी कि दादा जब सत्ता में आएंगे तो चक्की से 70,000 करोड़ का आरोप और सारे सीबीआई एक एक करके क्लोज कर दे रही है। अगर सुप्रिया सोले की आवाज को अगर उन्होंने जस्टिफाई किया तो आपने अजीत पवार जी के ऊपर आरोप लगा दिया। ठीक है नवरत्न जी और अमित जी, आपके पास आऊंगा, डॉक्टर मनीष के पास चलेंगे। डॉक्टर मनीष, ठीक है आप दोनों के पास आऊंगा, डॉक्टर मनीष के पास चलेंगे। डॉक्टर मनीष, 5 साल 3 मुख्यमंत्री, 3 अलग अलग सरकारें, महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद 5 साल सियासी उठापटक चलती रही। अब फिर से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र की सियासत में इतना खिचड़ी है, इतनी खिचड़ी सियासत है कि ये सवाल उठ रहे हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगले जो 5 साल हैं, क्या गुजरे 5 सालों की तरीके ही रहेंगे या फिर कुछ बदलाव दिखेगा? आलोक जी, निश्चित रूप से बदलाव की जो एक शुरुआत है वो कहीं से भी नहीं नजर आ रही, क्योंकि कैश कांड के बदले बिटकॉइन आपको मिल रहा है, अजीत पवार के बदले आपको शरद पवार मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे के बदले आपको एकनाथ शिंदे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई, जो क्षेत्रीय दलों की आपस में जो एक टूट है, उसका जो एक कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जो दल है, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो दोनों एक दूसरे के जो दलों का इस्तेमाल करके और सत्ता पर निरंतर काबिज हैं। तो बदलाव यहाँ पर आपको नहीं नजर आएगा। अगर मान लीजिए बदलाव 2019 में आया था तो बदलाव उसके बाद 2 साल बाद ही खत्म हो गया, और अब फिर बदलाव आप देखने जा रहे हैं कि सत्ता की जो लड़ाई है वो घूम फिर के, वही मैंने जो पहले कहा कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे और ये जो अजीत पवार है, इनका जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि इनकी राजनीति जो है पूरी तरह से चुनाव पर निर्भर है कि जनता इनको कितना जो है, जो मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं उनको एक निगलेक्ट करके इनको वोट करती है। क्योंकि एक तरफ शरद पवार हैं जो राजनीति के एक तरह के भीष्म पितामह है, महाराष्ट्र में कोई भी गठबंधन हो, कोई भी सत्ता हो, लेकिन शरद पवार वहां पर कहीं ना कहीं अपना खेल करते हैं। तो हमेशा जो सत्ता के साथ जुड़े रहना शरद पवार की एक आदत रही है। और अजीत पवार भी कहीं ना कहीं, अब आप चुनाव के पहले भी देखेंगे अजीत पवार और शरद पवार की मीटिंग हुई, उसके बाद में उद्धव ठाकरे भी मिले, जाकर गृह मंत्री से मिले, अमित शाह से। तो इतनी है कि इस पे कोई भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता है
राजनीति का कोई भी एक जो है चांस जो है वो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। तो हो सकता है चुनाव जो है गठबंधन का स्वरूप हो सकता है और भी मतलब बदला हुआ नजर आए, गठबंधन तो बदल सकता है, लेकिन सत्ता या राजनीति में बदलाव मुझे बहुत ज्यादा कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यही चेहरे होंगे, कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई विपक्ष में होगा। जी बिल्कुल ठीक बात। डॉक्टर सुनील, आपको भी पता है कि जो दोनों वहाँ पर गठबंधन है, चाहे महायुति की बात करें या महाविकास आघाड़ी की बात करें, उन दोनों गठबंधनों में जो तीन तीन पार्टियां हैं, उन तीनों पार्टियों में इतने लोग ही नहीं लड़ रहे हैं कि उनके अकेले दम पर सरकार बनाने की स्थिति बन पाए। ये बात तय है कि खिचड़ी सरकार होनी ही है, इस बार भी होनी है, लेकिन पिछले जो 5 साल रहे उठापटक वाले, जैसा कि हमने चर्चा भी किया, 3 मुख्यमंत्री बदले, 3 अलग अलग सरकारें आई, लेकिन इस चुनाव में दो बहुत महत्वपूर्ण बात हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीपी और शिवसेना जो चुनाव से पहले 2 पार्टों में विभाजित हो गई, एनसीपी भी विभाजित हुई और शिवसेना भी विभाजित हुई, इनमें से कौन असली है कौन नकली है? मुझे लगता है कि इस चुनाव में इसका भी इम्तिहान हो जाना है। कह सकते हैं जनता, देखिए क्या है कि पारिवारिक रूप से और इस तरह की विरासत की राजनीति हो रही है देश में, उसमें तो आप देखेंगे तो मोटे तौर पर आपको लगेगा कि सुप्रिया के साथ वाले लोग इनके साथ हैं, मतलब शरद पवार की बेटी के साथ वाले लोग एनसीपी को मान रहे हैं कि वो मूल एनसीपी है, लेकिन उससे ज्यादा कद बढ़ता हुआ दिख रहा है अजित पवार का, उसकी मांग दिख रही है राजनीति में। इसी तरीके से ठीक बाला साहब ठाकरे का, चूंकि वो राजनीति के अपनी सैद्धांतिकी से हट करके बार बार समझौता जहां कर रहे हैं, तो इस नाते शिवसेना माइंड सेटअप के जो क्या नाम है वोटर हैं या जो जनता है, वो एकनाथ शिंदे के साथ नजर आ रही मुझे मोटे तौर पर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे आप, वो डॉक्टर मनीष कर रहे थे, निश्चित तौर पर ये चुनाव मुझे लगता है कि और अनस्टेबल करेगा महाराष्ट्र की राजनीति को। कुछ भी नहीं कह सकते कि अजित पवार किसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद किसके साथ चले जाएंगे, एकनाथ शिंदे की क्या स्थिति होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उसमें बने रहेंगे, वो डिपेंड करेगा उनकी सीटें कितनी आती, ठीक है, उनके साथ कितना किस तरह का व्यवहार होता है। फिर कल को मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सीट, आज का सीट शेयर जो है उससे अगर बढ़ जाता है, और ये मान करके चलिए कि ऐसी संभावना है, ठीक है ना, एकनाथ शिंदे थोड़ा कमजोर पड़ेंगे और बीजेपी का थोड़ा बढ़ेगा, तो जैसे ही बढ़ेगा तो बीजेपी चाहेगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बने, और निश्चित तौर पर बनना भी चाहिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनती हुई नजर आ रही है, मुझे तो ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या होगा कि एकनाथ शिंदे को भी फिर मनाना, रूठना, ये सब कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि अभी ये तय करना बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कोई नहीं कह सकता है कि असली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन। बहुत गड्ढमड हो गया है आलोक जी इस चुनाव में, तो दोनों तरफ से। और सबसे बड़ा सरदर्द तो इनके लिए ये जो विद्रोही लोग हैं, जिनका टिकट कटा है, वे जिस तरह का करामात कर रहे हैं इस बार के चुनाव में, वो तो लग रहा है कि जुल्म की हो कि करामात की हो। स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। अभी कभी भी कोई भी किसी भी अपनी पार्टी के व्यक्ति को बदनाम कर सकता है, अपने पार्टी के व्यक्ति का स्टिंग करा सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी नाराजगी है, क्योंकि उसका टिकट काट दिया गया है। वो दिन रात इसी चक्कर में घूम रहा है कि शिवसेना से जिसको टिकट नहीं मिला शिंदे के ग्रुप से, वो शिवसेना शिंदे को हराने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकता है। वही हाल उधर शिवसेना ठाकरे वाली की है, ठाकरे वाले के साथ है, वही अजीत के साथ वाले पार्टी के लोगों के साथ है। तो ये चुनाव अभी मैं बहुत ईमानदारी से ये कहने की स्थिति में हूँ, जो मैं देख समझ पा रहा हूँ, कुछ भी इसमें हम जजमेंटल होकर के नहीं कह सकते हैं कि इसके बाद किसका गठबंधन किसके साथ होगा। जी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। अमित तिवारी जी, बिटकॉइन कांड को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने आपकी पार्टी पर कटाक्ष किया, आपके नेता पर कटाक्ष किया, और ये कहा कि मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा है। हाँ जी भाई साहब, अमित तिवारी जी, आपको ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। नवरत्न जी के पास चलते हैं। नवरत्न जी, पलटवार करने में आप लोग माहिर हैं, इसमें कोई शक नहीं। कैश कांड आया, आपने कुछ ही घंटों बाद बिटकॉइन कांड दे दिया। आलोक जी, नफरत की दुकान में प्रेम का सामान रख करके जो सौदागर बेच रहा है, जलेबियां बना रहा है, जो सोना बनाने की मशीन लगा रहा है, आप खुद समझिए कि क्या इस तरीके। जी हेलो,
जी आप बोलिए, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। आलोक जी ये जो नफरत की दुकान में बैंकॉक जाकर के सामान लाया जा रहा है, आप खुद बताइए, हर चुनाव के बाद जो व्यक्ति बैंकॉक जाकर प्यार का सामान भर के लाता है, आप उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि बैंकॉक में ही वो प्यार का सामान क्या मिलता है, ये सारी दुनिया सारा विश्व जानता है। डबल पैसा कैसे मिलता है, अडानी के लिए कैसे क्या है, ये इस चीज पर निर्भर करता है। पूछो ना माधवी बूथ से। जी जी ठीक है अमित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी से पूछिए कि 5 करोड़ रुपए 9 लाख में कैसे कन्वर्ट हुए, इस पर एक बार विनोद तावड़े के लिए कुछ बोले, अगर उनमें जहमत है, हिम्मत है तो। अगर सुधांशु त्रिवेदी 5 करोड़ रुपए को 9 लाख में कन्वर्ट करने पर भी विनोद तावड़े पर नहीं बोल सकते, तो उन्हें नैतिक अधिकार नहीं है किसी पर भी टीका टिप्पणी करने का। दूसरी बात, बिटकॉइन प्रूव करे, मैं दावे के साथ कहता हूँ बिटकॉइन प्रूव करें, भाई सैंपल ले ले, गृह मंत्रालय उनके अधीन है, वो सब सैंपलिंग करा ले। लेकिन विनोद तावड़े के 5 करोड़ 9 लाख में कैसे कन्वर्ट हुए, इसका जवाब सुधांशु त्रिवेदी दे, भारतीय जनता पार्टी दे। पूरी 5 करोड़ का एक फिगर बता रहे हैं, 5 करोड़ रुपए का फिगर बता रहा है, ये नफरत की दुकान से ही आया होगा। वो लिफाफा अरे भाई तो मिलने गए थे क्या, हमारे नेता से विनोद तावड़े मिलने गए थे क्या, जो दे दिया उनको? तो आप बता रहे हैं ना कि आपने एकदम बता रहे हैं कि आपने ही लेकर आए थे क्या? आप जो 5 करोड़ बता रहे हैं, तो 5 करोड़ आपने ही लाके रखे थे क्या वहाँ पर? सुनिए ना, कभी आपको क्या पता, आपके लोगों की बाजी से बोला कि 5 करोड़ मेरे 5 करोड़ रुपए गए हैं, आप इस 5 करोड़ रुपए को 9 लाख रुपए में कैसे बता रहे हैं? मेरा तो 490 लाख रुपए नुकसान कर दिया भाई, मैंने तो 5 करोड़ रुपए वापस। सुनो ना, देखो वो लिफाफे भरे जा रहे हैं, वो जब मुझे तो बड़ा हुआ है। अरे भाई सुनो ना, रतन भाई सुनो, आपकी बात जी, वन बाय वन एक लोग अपनी बात रखेंगे तो मुझे लगता है अच्छे से समझ में भी आएगा। अमित तिवारी जी आपके पास 15 सेकंड, अमित तिवारी जी आप 15 सेकंड में अपनी बात रखिए, उसके बाद नवरत्न जी से जवाब ले लेते हैं। हमें देखिए क्या है, हमने बीच में नहीं इंटरप्ट किया, हम चाहते हैं इंटरप्ट ना करो बीच में। देखो मैं बताऊं, नवरत्न भाई जब कल स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो बुरके के अंदर विनोद तावड़े छिपे हुए थे, पत्रकार वहां के बताए हैं, 20-25 बुरके वाली महिलाएं थी जिनको फर्जी बनाया गया था, और उसके बीच में बैठ गए विनोद तावड़े। अरे शर्म की बात है कि पैसा बांटने गए, बुरके और धोतियों में छुप रहे बैठ करके। ठीक है नवरत्न जी आप भी इस 15 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा। आलोक जी जिस प्रकार ये अमित जी बता रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए का, मुझे तो लगता है कि 5 करोड़ रुपए इन्होंने ही वहां पर ले जाके रखेंगे। विनोद तावड़े जी ने स्वयं इस चीज के बारे में बोला है। डॉक्टर मनीष के पास चलेंगे, डॉक्टर मनीष जी, अमित जी आपके पास आऊंगा, नवरत्न जी आपके पास आऊंगा, डॉक्टर मनीष के पास चलेंगे। डॉक्टर मनीष, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से विधानसभा चुनाव का अगर अवलोकन करें तो कुछ ही महीनों पहले जो लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं उसके मुताबिक 167 विधानसभा क्षेत्रों में, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की सियासत की बात कर रहा हूं डॉक्टर मनीष जी, 167 यानी कि 167 विधानसभा क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी की जीत हुई थी, और उसी तरीके से महायुति की जीत 127 यानी कि 127 सीटों पर हुई थी। इसलिए मुकाबला बहुत कांटे का है इस बार विधानसभा चुनाव में। हालांकि महायुति ने बहुत सारी सरकारी योजनाओं की घोषणा करके, चुनावी घोषणाएं करके स्थितियां ठीक की हैं, लेकिन फिर भी बहुत कठिन टक्कर है, और यही बात डॉक्टर सुनील भी बार बार बोल रहे हैं। आप क्या समझते हैं महाराष्ट्र की सियासत को लेकर? आज चूंकि मतदान का दिन है, मुझे लगता है कि महायुति के लिए बहुत आसान नहीं है चुनाव। निश्चित रूप से आलोक जी, आसान नहीं है, लेकिन महीनों में काफी पानी बह गया है। राजनीति जो है वो काफी, उसके बाद में आपने देखा होगा कि जैसे लोकसभा का चुनाव था तो निश्चित रूप से वो 2 राष्ट्रीय दलों के बीच में लड़ा जा रहा था, और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक तरह से देखा जाए बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन किया था। जिस तरह के सीटों का बंटवारा था और कांग्रेस जिस तरह से सीटें जीती थी, इवन महाराष्ट्र के आप उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने लोकसभा में बहुत अच्छा एक प्रदर्शन किया, उम्मीद से ज्यादा प्रदर्शन था। उसी आधार पर यहाँ पर आप देखिए जो विधानसभा की जो 9 सीटों का हो रहा है, तो उसमें उपचुनाव में कांग्रेस अपना हाथ नहीं जलाना चाह रही है कि वो उसने सारी सीटें जो है समाजवादी पार्टी को दे दी है। इसी तरह से महाराष्ट्र में आप ये देखिए कि पूरी प्रतिष्ठा इस समय उद्धव ठाकरे की दांव पर लगी हुई है। उद्धव ठाकरे जो हैं सबसे ज्यादा सीटों पर विपक्ष में लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से ये उनके लिए लिटमस टेस्ट है
क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस ने अपने आप को प्रूव कर दिया और उसका अगला जो निशाना है 2027 है। अगर विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे अच्छा करते हैं तो उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे खराब करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होना है, उद्धव ठाकरे की राजनीति जो है वही प्रभावित होगी। आप किस तरह से उसके बाद में जब चुनाव परिणाम आएंगे तो किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से अपना एक जो है अपने दावेदारी प्रस्तुत करते हैं, वो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप ये देखिए, एकनाथ शिंदे जो है पिछले कुछ महीनों में एक प्रभावी मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरह से उन्होंने लाडली बहनायान ने जो घोषणाएं की है, जिस तरह की योजनाएं जो चलाई हैं, विदर्भ में जिस तरह का काम किया है, उस तरह की एक जो नई नई जो चीजें की हैं पिछले कुछ समय में, वो अपने आप में उनको एक प्रभावी मुख्यमंत्री साबित कर रही है। और जनता ने अभी जब तक के जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें भी एकनाथ शिंदे को सबसे अच्छा मुख्यमंत्री वो करार दिया है। तो आने वाले समय में क्या परिणाम होगा ये तो बात अलग की है, लेकिन निश्चित रूप से ये चुनाव जो है महायुति के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा जो व्यक्तिगत रूप से है वो एकनाथ शिंदे के लिए है। मैं बार बार कह रहा हूं, उद्धव ठाकरे के लिए और अजीत पवार के लिए, क्योंकि इनकी जो क्षेत्रीय राजनीति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। जो भी नेता कमजोर कड़ी साबित होगा वो आने वाले दौर में कहीं खत्म होता नजर आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुनील, 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे, चूंकि एकनाथ शिंदे की बात हम लोग कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने एक बयान दिया और उसमें ये कहा कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है। तो इससे महायुति में तो स्पष्ट हो गया कि वहां पर भी ये ऐसा ही होगा जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी और उसी का मुख्यमंत्री होगा, और कोई बड़ी बात नहीं कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। वही स्थिति महाविकास आघाड़ी की भी है। वहां पर भी ये अभी तक सीएम फेस तय नहीं। बहुत कोशिशें की उद्धव ठाकरे ने कि उनको सीएम फेस बनाया जाए, उनकी पार्टी ने बहुत कोशिशें की, लेकिन एनसीपी शरद पवार स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया। तो ऐसे में 23 तारीख के बाद भी वहां की जो खिचड़ी सियासत है, मुझे लगता नहीं कि वो सुलझ पाएगी। बिल्कुल नहीं, वो सुलझती नजर नहीं आ रही है। और मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था जो बात आलोक द्विवेदी की, उससे आगे की बात करता हूँ। इस बार शिवसेना के दोनों, उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट, दोनों की स्थिति मोटे तौर पर कमजोर होती दिखाई पड़ रही है। मुझे लगता है कि इधर से बीजेपी लीड करेगी और उधर से देखिए कांग्रेस लीड कर पाती है या एनसीपी लीड कर रही है, तो ये स्थिति बनेगी। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो उद्धव ठाकरे इतना आसानी से किसी और को मुख्यमंत्री के रूप में तो स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे मेरी जो समझ, ठीक है ना, मैं जो देख पा रहा हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर इतना मैं कह सकता हूँ कि दोनों शिवसेना कमजोर होती हुई नजर आ रही है और इसका फायदा इधर बीजेपी को मिल रहा है और उधर उनके सहयोगी दलों को मिल रहा है। हालांकि इन तमाम तस्वीरों को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि दोनों गुट शिवसेना का मिलकर के एक हो जाए। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये जब दोनों एक हो जाएंगे तो हो सकता है कि बीजेपी इनका साथ देकर के सरकार में आए और एक कोई मुख्यमंत्री बन जाए शिवसेना। ठीक है, तो ये बहुत कुछ गड्ढ-मड्ढ, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मिक्स हुआ है। जब तक भविष्य के गर्त में है सब कुछ। कैसी स्थिति बनती है, आज चुनाव हो जाने दीजिए, इसके बाद चीजें आने दीजिए, उसके बाद देखिए कितना इधर से उधर और उधर का आदमी इधर हो रहा है। इन सब चीजों पर डिपेंड करेगी सारी बातें। जो कह रहे हैं कि 23 तारीख के बाद भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी, निश्चित तौर पर एक अनिश्चितता का बादल महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई पड़ रहा है मुझे, जो 23 तारीख के बाद भी बना हुआ दिखेगा। आलोक जी ठीक है। अमित जी, अब झारखंड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में भी आज दूसरे चरण की 38 विधानसभा सीटों में चुनाव होने वाले हैं। और झारखंड में चूंकि आप सत्ता के साझीदार हैं, इसलिए आपसे ही शुरुआत करते हैं झारखंड की। झारखंड में पिछले कुछ महीनों की राजनीति को देखें तो सबसे ज़्यादा झटके अगर लगे हैं तो कांग्रेस को लगे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू जी, उनके यहाँ जिस ढंग से रुपयों की बरामदगी हुई, फिर उसके बाद आपकी पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम, सरकार में मंत्री भी रहे हो, वो जेल में हैं, अभी भी उनके घर से बरामदगी, उनके स्टाफ के पास से बरामदगी, मतलब भ्रष्टाचार के आरोप में सबसे ज़्यादा घेराबंदी अगर बीजेपी ने सफलता हासिल की है तो वो आपकी पार्टी के खिलाफ ही घेराबंदी करने में हासिल की है वहाँ पर। इसका खामियाजा निश्चित रूप से मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक को झारखंड में भुगतना पड़ सकता है। कहीं कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के लिए कमजोर कड़ी तो साबित नहीं होने जा रही झारखंड में? देखिए आलोक जी,
बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम झारखंड की शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हमने छत्तीसगढ़ को छोड़ा था। छत्तीसगढ़ भी आदिवासी प्रदेश है जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, और जब तक हमारी 5 साल की भूपेश बघेल सरकार कांग्रेस सरकार रही, हम एक रेजुलेशन पास करके विधानसभा में लेके आए आदिवासी के जंगल, जमीन और देश के संरक्षण के लिए। उस पर भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया विधानसभा के अंदर। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी हसदेव अरण्य क्षेत्र के जो क्षेत्र था उसको सरकार बनने के बाद उसको अडानी को सौंप दिया। आज असर क्या है, वो आदिवासी लोग मारे जा रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, वो काटे जा रहे हैं। यही काम झारखंड का है। अब झारखंड से शुरू करते, झारखंड भी आदिवासी क्षेत्र है, माइनिंग की बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, पूरा माइनिंग भी जुड़ा हुआ है, पूरी नजर गिद्ध की तरह अडानी ग्रुप लगाया बैठा है, हम दो हमारे दो के खिलाफ की तरह, और उस पर मोदी जी हस्ताक्षर कराना चाहते हैं। आप समझिए झारखंड के चुनाव को थोड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेल में हेमंत सोरेन जी जो वहां के सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया गया। 6 महीना अनैतिक रूप से उन्हें जेल में रखा गया। 1 पैसे की सीबीआई ईडी ने कहीं कोई चीज प्रूफ नहीं कर पाई। ये बेकदम भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पर अनर्गल आरोप लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकारा भी और कहा कि आप किस प्रकार से किसी सिटिंग। दूसरी बात, हमने चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया, इनके हेमंता बिस्व शर्मा और पूरी पार्टी लग करके चंपई सोरेन को कहां लेके गई सब कोई दुनिया जानती है। हमारे नेता ने एक शब्द भी उन चंपई सोरेन जी के लिए नहीं कहा। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी का कुचक्र तथा कथित ऑपरेशन लोटस कर्नाटक से चला, मध्य प्रदेश गया, राजस्थान में विफल हुआ, वही झारखंड में करने का प्रयास था। बड़ी न्यूज चली बहुत, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार रही, हमने झारखंड के अंदर आदिवासियों की जमीनों की रक्षा की है, वहां के डेवलपमेंट पे काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ इस केंद्र की सरकार ने झारखंड को सदैव बेचने के उद्देश्य से सदैव राज्य सरकार को सपोर्ट नहीं किया। दूसरी बात, धीरज साहू जी की बात आती है। धीरज साहू जी के पास जो भी बरामदगी हुई है उसका आज तक सीबीआई और ईडी ने कोई लेखा जोखा जारी नहीं किया और उनको क्या सजा होनी चाहिए। अगर उनका पैसा अनैतिक था, अगर अनैतिक पैसा था तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अभी तक कोई चीज नहीं दिखती, तो हमें लगता है तो सीबीआई या तो करने में सक्षम है या तो उसको ऐसा कुछ नहीं मिला। दो चीज दिखाई जा रही है। दूसरी, हमारे नेता केवल शाह आलम नहीं है, जो आलमगीर नहीं है जो जेल में है। हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिला जज जेल के अंदर बंद है और वो भी अनैतिक रूप से एफआईआर करा के बंद कराए गए हैं। आप समझिए इस बात को। जहां पर भी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी वहां पर आपका प्रयास होगा कांग्रेस पार्टी को दबा दो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो सिपाही हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो बब्बर तेज की तरह डटे हुए राहुल गांधी के निर्देश में, राहुल गांधी जी के निर्देश में। आप यकीन मानिए कि जब हम झारखंड लड़ रहे हैं तो हम वही जमीन, जंगल और जल के संरक्षण के लिए, आदिवासी हितों के संरक्षण के लिए ठीक अमित भाई, ठीक अमित भाई। नवरत्न जी, आज झारखंड में अंतिम चरण का चुनाव है। आपने चुनाव से पहले ही जेएमएम को भी तोड़ दिया, उनके पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को अपने पार्टी में ले आए। अब तो लगता है कि आपकी पार्टी की स्थिति ठीक रहेगी इस चुनाव में। चंपई सोरेन जी ने कहा कि वहां पर हेमंत सोरेन के साथ उनका दम घुटता था, वहां पर वो गलत काम करते थे, गलत तरीके से सरकार चलाते थे। धीरज साहू का आपने भी बताया कि 400 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हुए। आलम जी के यहाँ से पैसे की बरामदगी हुई और वो उसी वजह से जेल में है। इनके नेता, अरे तावड़े जी जेल नहीं चले गए, तावड़े जी के बाद भी पैसा पकड़ा गया है, तावड़े जी जेल नहीं गए, ये क्या कर सकता है? नफरत में प्यार की विनोद तावड़े जेल नहीं गए, विनोद तावड़े जेल नहीं गए, कल पकड़ा तो गया पैसा और आचार संहिता के उल्लंघन में पकड़ा गया, तब तो विनोद तावड़े जेल नहीं गए ना। यही दिखाता है कि आपकी दोषी कहाँ तक है। आपकी सीबीआई है, आपके पास कमीशन है, आपके पास पुलिस है। विनोद तावड़े जेल नहीं जाएगा, जेल जाएगा, धीरज साहू को जेल ले जाओगे, क्या बात करते हो भाई? भाई अगर धीरज साहू को पैसे मिले, धीरज साहू को 4 करोड़ रुपए मिले तो वो तो उनके कमाल कर दिया आपने। अदानी अगर वापस से व्यापार कर रहे हैं तो उसको आपने, विनोद तावड़े के पास पैसा ही मिला था ना, और क्या मिला था? और वो भी चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में पैसा मिला है, तो वो जेल क्यों नहीं गए? उस पर सजा तो नहीं होती है। आप लोगों ने जो बताओ ना भाई, क्यों नहीं होती है? चुनाव आयोग को बिल्कुल पता होगा, पुलिस आपके 5 करोड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ही लोगों के, अरे बताओ आप लोगों को ज्यादा ठीक, आपके पास आऊंगा। डॉक्टर मनीष के पास चलेंगे। डॉक्टर मनीष,
दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड जहां चुनाव हो रहे हैं, आज मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर मतदान चल रहा है। इसी तरीके से 38 सीटों पर, झारखंड की 38 विधानसभा सीटों पर भी आज ही मतदान हो रहा है। इन दोनों राज्यों के चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि एक नारा गूंजता रहा। एक तरफ से वो नारा गूंजा तो उसकी तरफ से दूसरे काउंटर नारे तमाम सारे गूंजकर निकलकर सामने आए, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा दोनों राज्यों में गूंजता रहा। क्या ये नारा चुनाव को प्रभावित करता हुआ दिख रहा है किसी के भी पक्ष में? चाहे महाराष्ट्र में बात करें, महाराष्ट्र में चूंकि महाविकास आघाड़ी और महायुति आमने सामने है, उसी तरीके से झारखंड में इंडिया ब्लॉक और एनडीए आमने सामने है। किसी को ये नारा नफा नुकसान देता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो पूरी तरह से जो था वो मोदी जी पर केंद्रित चुनाव था, और उस चुनाव में जिस तरह से यूपी और महाराष्ट्र में बीजेपी ने लॉस किया, तो उसके बाद में जब पहले आपने देखा होगा कि भागवत जी ने नारा दिया। भागवत जी ने अपने जो संबोधन में कहा कि अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। उसके बाद में योगी जी ने उसी को कटेंगे तो बटेंगे कहा, और ये निश्चित रूप से उन्होंने अपने कैडर के लिए, आप जनता से ज्यादा जो आपका अपना कैडर है, जो अपना कार्यकर्ता है, उसको ये नारा संबोधित कर रहा है कि हमें एकजुट होना है। ये उन्होंने अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए या संघ के जो स्वयंसेवक थे उनके लिए कहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कहेंगे कि निग्लेक्ट किया गया, जो संघ था वो पूरी तरह से उसने अपनी ताकत नहीं झोंकी, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सीटों की उम्मीद थी केवल 33 सीटों में सिमट गए। तो वो जो नारा है वो अब इफेक्ट कर रहा है। निश्चित रूप से झारखंड में आप देखिए, महाराष्ट्र में तो अजीत पवार ने उसको अलग रूप दिया नारे को। उसके बाद में चाहे वो हो गोपीनाथ मुंडे जी की जो बेटी थी, उसने भी नारे को खारिज कर दिया। लेकिन झारखंड में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद, लव जिहाद और कटेंगे तो बटेंगे नारा जो है, और खुद गृह मंत्री ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो निश्चित रूप से ये जो जिस तरह की घुसपैठ है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, और वहां के जो जंगल, जो जमीन है उसकी रक्षा की जाएगी। तो ये अपने आप में बिल्कुल एक प्रखर चुनाव बना दिया गया, जहां पर एक तरफ जो है वो पूरी तरह से जो आदिवासी और जो उनका जो समाज है, जिस तरह से उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था, तो उसको भाजपा ने ये दिया है कि हम निश्चित रूप से आपकी उस जमीन को भी, बेटी की भी रक्षा करेंगे, जमीन की भी रक्षा करेंगे। तो ये एक लोगों से कनेक्ट करने का नारा है, और वो जनता उस पर कितना रिएक्ट करती है वो आपको अभी निश्चित रूप से 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन की लड़ाई मुख्य रूप इस चुनाव में नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने पूरी अपनी ताकत झारखंड में नहीं झोंकी है, या कहीं ना कहीं वो जो ताकत है कांग्रेस होती है वो झारखंड में नहीं नजर आ रही है, और उससे हेमंत सोरेन पर लोड ज्यादा बढ़ गया है। और भी जो है आप देखेंगे पिछले 6 महीनों में जिस तरह से चंपई सोरेन आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने मधुकोड़ा की पत्नी को भी टिकट दिया हुआ, सारे जो है, सारे गठबंधन, आदिवासी सारे गठबंधन जो है उन्होंने मिलाकर की लड़ाई ये की है, सामूहिक लड़ाई, तो वो गठबंधन कहीं ना कहीं जो है तगड़ी चुनौती दे रहा है, और हेमंत सोरेन की वापसी जो है वो काफी मुश्किल नजर आ रही है। जी ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुनील, हेमंत सोरेन थोड़े दिनों पहले तक जेल में रहे, 5-6 महीने जेल काट कर आए हैं, उसके बाद दोबारा वो मुख्यमंत्री बने हैं। क्या एक ये विषय उनको लाभ दे सकता है? क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि जेल जाने के बाद जो सिंपैथी मिलती है, जनता के बीच में जो सिंपैथी मिलती है, उसका राजनीतिक लाभ भी मिल जाता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि हेमंत सोरेन के पक्ष में एक बहुत खास बात रही कि ईडी, सीबीआई ने उनके यहाँ बहुत सारे छापे मारे, बहुत सारे केसेस उनके खिलाफ चलते रहे, लेकिन कहीं भी कोई बरामदगी, कैश बरामदगी उनके यहाँ से नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं के यहाँ से जरूर हुई उन अलग अलग मामलों में, लेकिन उनके यहाँ से कोई कैश बरामदगी नहीं हुई। तो क्या जेल जाने का लाभ और ये जो दूसरा टर्म है कि उनके यहाँ कोई बरामदगी नहीं हुई, इसका लाभ इस चुनाव में हेमंत सोरेन को मिल सकता है क्या? बिल्कुल आलोक जी, जो आप बात कर रहे हैं, देखिए कि जिस दिन से हेमंत सोरेन के साथ ये घटना घट रही है और इस तरह की बातें हो रही हैं, उसके बाद बाहर आने के बाद उनकी छवि बन गई, और खासतौर से आदिवासी तबके में तो एक पॉजिटिव छवि एक बनी है। दूसरी बात की इस्तीफा दे करके जाते हैं, दोबारा आते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ आप देखते हैं वो इस्तीफा नहीं देते हैं। तो इन सब चीजों को लोग बहुत माइंड कर रहे हैं चुनाव में, ये सब बातें भुनाने में। बात की दूसरी बात ये भी है,
बीजेपी जिस ग्राउंड पे चुनाव लड़ रही होती है, मुझे लगता है कि आदिवासियों को लेकर के लगभग उसी तरह की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन भी। तो ये कहीं ना कहीं इस चुनाव में हेमंत सोरेन को फायदा पहुंचाने वाली घटनाएं ये दिख रही हैं। और दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस का कमजोर होना ये समझ में नहीं आ रहा है और कांग्रेस का ताकत न झोंकना भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को प्लस हो रहा है, फायदा मिल रहा है, तो आप मानिए कि उसकी हार का ठिकरा गठबंधन से फूटना चाहिए। हेमंत सोरेन तो वन मैन आर्मी की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में लीड लिया अखिलेश यादव ने, उस तरीके से मैं इस चुनाव में झारखंड में देख रहा हूं हेमंत सोरेन के चुनाव प्रचार की पूरी व्यवस्था की और उनकी मतलब रैलियों को देखते हुए, उनके वक्तव्यों को देखते हुए, उनके भाषणों को देखते हुए ये निश्चित तौर पर लग रहा है। और वो जो कॉन्फिडेंस दिखता, जबकि सरकार ने बहुत सारे गलत फैसले लिए, गलत भ्रष्टाचार का बहुत सारा आरोप है, लेकिन उन तमाम चीजों को कई बार तो मुझे लग रहा है कि तोपने का काम किया है इस जेल से छूटना, इनका जेल जाना और जेल से आकर के एक छवि बनाना कि भाई आदिवासी मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी इनको बर्दाश्त नहीं कर रही है, ये आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो तमाम तरह की आदिवासियों के पक्ष में बातें बीजेपी कर ले, लेकिन हेमंत सोरेन का आदिवासियों से कनेक्शन का नजर नहीं आ रहा है और वो फायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है डॉक्टर सुनील, वक्त का मैं छोटे जवाब सबसे ले लेता हूँ। अमित तिवारी जी, झारखंड में चूंकि 5 साल आप सरकार के साझीदार रहे, तो निश्चित रूप से एंटी इनकम्पेंसी भी आप लोग ही फेस करोगे। दूसरा, हरियाणा का जो चुनाव है ना, वो जीता आप हारे चुनाव, ये भी एक निराशा आपके अंदर है, आपके कार्यकर्ताओं के अंदर है। इन दोनों के बीच में कैसे आप झारखंड में एनडीए को फेस करेंगे? चूंकि एनडीए में कमजोर कड़ी के रूप में अगर बात हो रही है तो वो कांग्रेस ही कमजोर कड़ी मानी जा रही है। वो कमजोर कड़ी मानने वाली कौन है? भाजपा है, और भाजपा हमारे विपक्ष में है। वो चाहे जो कुछ भी नैरेटिव सेट करें, हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना, आज झारखंड के चुनाव में हम जमीन की रक्षा करेंगे, वो जमीन की रक्षा कैसे करेंगे ये भी तो आलोक की जनता जानती है कि जो हसदेव वरड क्षेत्र का जंगल आदिवासियों का अडानी को सौंप दे सरकार बदलने के कांग्रेस के बाद में, झारखंड की भी जनता पहले फेज में ये जवाब दे चुकी है कि जो आदिवासियों के जमीन, जंगल और उनकी अस्मिता की सुरक्षा कर सकती है वो कांग्रेस है। हमने छत्तीसगढ़ में किया। जैसे ही हमारी सरकार गई, तुरंत जमीन और जंगलों को अडानी के हवाले, कारपोरेट के हवाले सौंप दिया गया, उनको बेघर किया जा रहा है, पुलिस की गोलियों से लोग मर रहे हैं। तो बड़े बड़े लक्ष्यदार भाषण देने वाले लोग जो वहां जाते हैं, जो जमीन जिहाद बताते हैं, वो ये नहीं देखते अडानी को जब जमीन सौंप दी जाती है तो जिहाद नहीं होता है क्या? ठीक है, तो इस बात को झारखंड की जनता फर्स्ट फेज में देख चुकी है, उसका जवाब देख चुकी है। लोग भी यकीन मानिए, आज का जो चुनाव हो रहा है उसके परिणाम जब आप देखेंगे तो एकदम इंडिया गठबंधन के पक्ष में होंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ, हेमंत सोरेन जी के साथ, उनकी नीतियों के साथ जनता के मध्य रही है। हमने काम किया है। एंटी इनकम्बेंसी का जब जहां पर जिक्र आता है कि हम सरकार में रहे हैं, तो हाँ, थोड़ी इस बात को मानते हैं कि जब हम सरकार में होते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी होती है और हम उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तरह नहीं है जो निरंकुश होकर के प्रतियोगियों पर हम जो बेरोजगार हैं ठीक है, वक्त कम है। अमित जी, नवरत्न जी, झारखंड और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में आपने एक नारा टॉस किया, और वो नारा क्या है आपको भी पता है, बटेंगे तो कटेंगे। इसका लाभ आपको मिलता दिख रहा है महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति में? आलोक जी, भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व फायदा और नुकसान देख करके कोई चुनाव नहीं लड़ता। झारखंड की जनता हेमंत सोरेन के या राहुल गांधी के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी है। जैसे राहुल गांधी ने अपने पॉकेट धीरज साहू को आगे किया, 400 करोड़ रुपए की बरामदगी, जनता का पैसा है, जनता की खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके उस पैसे की बरामदगी एक पैसे का ट्रेल प्रूफ कर पाई हो भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई, सब लोगों ना या फिर एक पैसे का ट्रेल नहीं सिद्ध कर पाए हो। उनके हमारे किसी कार्यकर्ता या किसी नेता के यहाँ से भी विनोद तावड़े के पास हुई है बरामदगी, अभी हुई है, जनता के दुख और सुख में साथ खड़े हैं। हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हाँ, हमें जनता के दुख और सुख के लिए भागीदारी बनना है, ना कि हमें जनता में सिर्फ 2 लोग हैं।
नहीं, जनता में जनता है, दो लोग तो आपके यहाँ पर सरकार और संगठन चलाते हैं ना, हमारे जो सरकार में ना रहकर की गई मनमोहन सिंह को जो ना पद पर थे, ना संविधान रहते हुए भी जिन्होंने पूरे दस्तावेज राज किया, आपको इसलिए लगता है कि आप लोगों की यहाँ पर ये प्रचलन रहा होगा, भाजपा के अंदर में बिल्कुल सारे लोग संगठनात्मक दृष्टि से काम करते हैं, सब एक साथ रह करके काम करते हैं, सब लोग विचारधारा के, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। नवरत्न जी, अमित जी, डॉक्टर मनीष और डॉक्टर सुनील, आप चारों का शुक्रिया करूंगा। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग के दौरान बहुत हैपनिंग हो रही है और बड़ी संख्या में वोटर भी वोट डालने निकल रहे हैं। हमारी इन दोनों राज्यों के वोटरों से अपील है कि आप भी अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। टीवी 27 न्यूज़ पर वोटिंग पर महा कवरेज लगातार जारी है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी टीवी 27 न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।